हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि है सॉल्यूशन। भाई आज सॉल्यूशन की लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन हॉफ फैक्टर और हेनरीज लॉ। दोनों ही पार्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आज की क्लास को देखें। और इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, भाई वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वहाँ हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं हम यहाँ वॉन हॉफ फैक्टर से। भाई वॉन हॉफ फैक्टर क्या होता है? देखो, ये होता है आई, इसको डिनोट करते हैं हम आई से। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे मोल्स जो हमारे सोल्यूट के आफ्टर किसके डिसोसिएशन या एसोसिएशन के अपॉन में किसके बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टोटल मोल्स हमारे किसी भी रिएक्शन में कितने होते हैं। अब पहले हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल से। देखो, जैसे हम पहले बात करते हैं डिसोसिएशन की और एक टर्म हमारे पास है एसोसिएशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डिसोसिएशन, मतलब डिसोशिएट करेंगे, तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl को मैं क्या करती हूँ भाई? डिसोशिएट करती हूँ। तो ये डिसोशिएट किस में होगा? Na+ और Cl- में। अब तुम बताओ भाई, बिफोर रिएक्शन यहाँ कितने हैं? 1। आफ्टर रिएक्शन कितने हो गए? 2। बिफोर रिएक्शन कितने हैं? 1। आफ्टर रिएक्शन 2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई क्या हुआ? आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए? 2। बिफोर कितने थे? 1। तो यहाँ पे NaCl के लिए आई क्या हो जाएगा भाई? 2/1। एक और एग्जाम्पल देखें, ठीक है। MgCl2। भाई MgCl2 में क्या होता है? Mg+2+2Cl-। तो यहाँ देखो, बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं? 1। आफ्टर डिसोसिएशन देखो कितने हैं? 1 और यहाँ पे है 2, मतलब टोटल 3। तो आई क्या हुआ? आफ्टर डिसोशिएट मोल्स अपॉन बिफोर डिसोशिएट मोल्स कितना आया? 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें देखते हैं, यहाँ देखो 2Al+ + 3SO4 - 2। तो यहाँ पे देखो, बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 1। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2 और 3, मतलब टोटल 5। तो यहाँ वॉन हॉफ फैक्टर कितना हो गया भाई? 5/1। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम वॉन हॉफ फैक्टर को। किस में? डिसोसिएशन में। अब एसोसिएशन में देखो क्या होगा। इन्हीं एग्जाम्पल से हम एसोसिएशन को भी देख लेते हैं। ये हुआ ID, मैं डिसोसिएशन के लिए ऐसे दिखा रही हूँ, ID, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ बिफोर, हमारा क्या था एसोसिएशन में, क्या होगा? IA कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो IA में देखो एसोसिएशन में क्या होगा? पहले तो आफ्टर वाले लगाने ना, तो रिएक्शन हमारे यहाँ से थी। तो NaCl में कितने मोल है? Na का 1 और एक Cl का 1। और आफ्टर देखो रिएक्शन के कितने हुए? 1। तो ये कितना हो गया? देखो ऐसा। तो हम एसोसिएशन के मोल्स भी यहीं से चेक करते हैं। देखो IA से डिनोट करते हैं। अब देखो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस बार Na+ और Cl- से। तो ये कितना है? 1 and 1 2। तो यहाँ पे बिफोर वाले कहाँ आते हैं? अपॉन में नीचे और आफ्टर वाले ऊपर। तो ये क्या हुआ भाई? 1/2। इसका भी क्या हो जाएगा? आफ्टर कितने हैं? 1। बिफोर कितने हैं? 3। तो आई क्या आ जाएगा? बिफोर अपॉन बिफोर कितने हैं भाई? 3 और आफ्टर कितने हैं? 1। तो बिफोर वाला तो आ जाएगा हमारा नीचे और आफ्टर वाला आता है ऊपर। इसमें देखते हैं बिफोर कितने हैं? देखो 3 और 2 5। आफ्टर कितना है? 1। तो IA क्या हुआ? आफ्टर अपॉन बिफोर वाला। तो ये भी हुआ 1/5। तो मैंने चीज़ नोटिस की यार, यहाँ पे डिसोसिएशन में तो हर बार जो मोल्स है मेरे 1 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि अगर एक भी चीज़ टूटेगी तो 2 मोल्स तो देगी ही देगी। और एसोसिएशन में हर बार 1 से कम ही आएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिसोसिएशन में I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वॉन हॉफ फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा।
ऑब्जर्व्ड क्या है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा ज्यादा आएंगी यहाँ से। किससे भाई, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या रिश्ता है, इसकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। पर तुम यहाँ पे देखो डिसोसिएशन में तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड वाली ज्यादा आएंगी कैलकुलेटेड से। तो डिसोसिएशन में हमने क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे देखा कि आई हमारा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और साथ में जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी ना, उनको देखो हम क्या करेंगे। जैसे मेरी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं लूँ, सबसे पहले मैं लास्ट ले लेती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT या MRT। अब इसमें हमें क्या करना है, वॉन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो। इसीलिए क्या है भाई, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी किससे भाई, कैलकुलेटेड वाली से। नेक्स्ट हमारी कौन सी थी भाई, TF वाली ले लेते हैं, TB ले लेते हैं। ये क्या है, KB मल्टीप्लाई M। इसमें भी क्या करना है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ हमारे वॉन ऑफ को मल्टीप्लाई करना है। अगली कौन सी है, KF। KF में भी क्या करेंगे भाई, TF में भी KF मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई I। तो ऐसे हमारे क्या है, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वॉन ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी होगा जब हम वॉन ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। अब अगली चीज हम देखते हैं, एसोसिएशन में क्या है भाई, कैलकुलेटेड वाली ज्यादा आएगी किससे, ऑब्जर्व्ड से। क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा आई की वैल्यू की आई थी 1 से लेस आई थी, हर बार 1 अपॉन, मतलब एसोसिएट होगा, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो 1 बन जाएगा, कितने भी होंगे वो मॉलिक्यूल तो कम बनेगा ना, 1 से बनेगा। तो बिफोर वाले हमारे क्या है, ज़्यादा होंगे और आफ्टर वाले कम, इसीलिए हर बार अपॉन में हमारा आंसर जो है आ रहा था। अब यहाँ पे जैसे हमने किया 1 से 0 थे और आफ्टर अल्फा बाय n होता है, मतलब जितने भी थे उसके अपॉन में n तो आएगा, तो डिवाइड हो गया मतलब कम हो गया। यहाँ पे वैल्यू हमने देख भी ली भाई 1 से लेस देन आई थी, और यहाँ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे वहाँ पे किया, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगी आंसर, तो क्या हो जाएगी भाई, वैल्यूज हमारी कम हो जाएंगी। आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वाली। अब यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के अंदर हम बात कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन की। भाई एसोसिएशन वही है, और यहाँ भी वॉन ऑफ फैक्टर देखो। अब जो हमारा क्या है, अभी अभी हमने बात करी थी ऑब्जर्व्ड की और कैलकुलेटेड की। तो ऑब्जर्व्ड क्या होता है भाई, ऑब्जर्व्ड नॉर्मल मोलर मास, और कैलकुलेटेड क्या है, अबनॉर्मल मोलर मास। जो फॉर्मूला यहाँ पे है एसोसिएशन का, सेम ही फॉर्मूला किस में होता है, डिसोसिएशन का, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये बात हो गई हमारी किसकी भाई, एबनॉर्मल मोलर मास की। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन यूनिट वॉल्यूम। मतलब देखो तुम्हें फिक्स अमाउंट पे क्या है, कोई सॉल्वेंट गिवन है, उसमें तुम्हें एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, और कब तक डिसॉल्व करना है, जब तक कि उसका सैचुरेशन नहीं आता। मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं आता जब तक उसमें जो हमारा सोल्यूट है वो घुलना बंद हो जाए। जैसे घर पे तुम देखो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई में हो गई लड़ाई। अब क्या हुआ, तुम्हारी बहन ने क्या काम किया भाई, पापा से कंप्लेन लगानी शुरू करी, और कब तक पापा के कान भरती रही, जब तक कि पापा ने 2-4 तमाचे तुम्हें नहीं लगा दिए। तो जो प्रोसेस, जो टाइमिंग पे, तो वो उनके कान एकदम फुल भर चुके थे कि अब तो बस लगाना ही है। तो वो पॉइंट क्या हुआ भाई, सैचुरेशन पॉइंट था। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्या है, 10 ml लिक्विड है कोई भी, या वाटर मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया इसमें लो 15 ग्राम चीनी घोल दो, तुमने घोल दी। फिर मैंने बोला ले 15 ग्राम और घोल दे। फिर मैंने बोला ले 1 किलो चीनी और है, इसको भी घोल देना। क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्या नहीं होगी। तो 15 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम करके ऐसे मानो हमने 10 बार किया, तो एक पॉइंट जो आया ना ऐसा, जहाँ पे शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई, जिस पॉइंट पे, वहाँ क्या हुआ भाई, इस सॉल्यूशन का सैचुरेशन आ गया था कि अब भाई बस, अब ये काम आगे नहीं होगा। तो वो होता है हमारा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में सॉल्युबिलिटी के अंदर। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ।
हेनरी क्या था भाई, एक साइंटिस्ट था, ऑब्वियस सी बात है। उसने क्या बोला कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये हम जानते ही हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसमें घुलता है, पोलर पोलर्स में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। यहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी के लिए जो फैक्टर डिपेंड करेंगे वो है हमारा फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर कैसा है। अगर तुम क्या करो भाई, पानी में ले आओ कि ऑयल घोल दो, तो वो तो घुलेगा ही नहीं, इसका सैचुरेशन कैसे आएगा फिर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, कि कैसा सॉल्वेंट का नेचर है और सल्यूट का नेचर है, हमें किस में डिसॉल्व करना है। अगली हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक ठंडे पानी में तुम शुगर सोल्यूशन बनाओ और एक गर्म पानी में, फटाफट गर्म पानी में तो शुगर तुम्हारी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड में तो देखो सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी इतने कंप्रेस्ड हो गए, क्या है, अरेंज्ड है, कि उनमें जगह है ही नहीं उनमें और भी क्या कंप्रेस करने की। लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन भाई गैसियस मॉलिक्यूल में भर भर की जगह होती है उसको कंप्रेस करने की। तो हेनरी ने क्या किया, गैसेस के लिए सॉल्युबिलिटी का एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया, अब बात करेगा हेनरी। उसने बोला भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। मतलब तुम्हारी कोई लिक्विड सरफेस है वो, और उस पर क्या कर रहे हो तुम, कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर, उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये बात बोली थी भाई हेनरी ने, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अब तुमने क्या किया भाई, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हमने ले लिया हेनरीज कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट, हेनरीज का कांस्टेंट। यहाँ पे देखो हेनरी का जो कांस्टेंट है ना, और ये मोल फ्रैक्शन उसने बोल दिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक बात है, हमने यहाँ पे इस कांस्टेंट को हेनरीज कांस्टेंट ले लिया। अब कोई तुमसे पूछे इसकी यूनिट बताओ, यूनिट कैसे बताओगे भाई, मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती ही नहीं है, कुछ नहीं होती ना, एन अपॉन एन ही तो लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे भाई हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, जो भी हमारे क्वेश्चन में प्रेशर की यूनिट गिवन होगी वो हमारे हेनरीज लॉ की यूनिट होगी। यहाँ पे हेनरीज लॉ की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें गिवन ही होती है। तो ये बात किसकी है भाई, हेनरीज लॉ की। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका हेनरीज का दिया हुआ एक ग्राफ। हेनरी ने क्या बोला भाई, पार्शियल प्रेशर एक गैस का कब बढ़ेगा, जब उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है किस बात पे डिपेंड करता है, किसी भी गैस के नेचर पे और उसके सॉल्वेंट के नेचर पे। जैसे तुम ले लो लिक्विड, तुमने ले लिया वाटर। अब वाटर में मान लो मैंने एक तो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व करती हूँ और एक मैं डिसॉल्व करती हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। तो तुम बताओ भाई पहले कौन सी गैस डिसॉल्व होगी, क्योंकि हमारा वाटर कैसा है H2O और हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो वहाँ तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू करेगा और जल्दी से बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ डिसॉल्व हो जाएगी। पर क्या नाइट्रोजन डिसॉल्व हो पाएगी उतनी जल्दी और उतने अमाउंट में, नहीं। तो ये बात किसने बोली, हेनरीज ने। और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, माउंट क्लाइंबिंग में जो हम सिलेंडर्स को कंप्रेस करके ले जा सकते हैं। अब हेनरीज का लॉ, इसने इतनी सारी बातें बोली, तो हम कुछ और बातें हेनरीज के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। KH फॉर डिफरेंट गैसेज इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठंडे वाटर में, ठीक है। KH किस में ले लिया हमने, केल्विन में गैसेज हमने ले ली। देखो जैसे हमने हीलियम ली, हाइड्रोजन ली और ऑक्सीजन ली। अब हेनरीज कांस्टेंट क्या क्या है भाई, 140, 75 और 35। अब तुम देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए तो देखो हमने क्या बोला, ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई हमारा जो नेचर है ऑक्सीजन का कैसा है, बहुत डिसॉल्विंग, तो उसका हेनरीज तो कितना हो गया, कम ही हो गया ना आराम से, क्योंकि इस पर तो वो बात डिपेंड कर ही रही है। ऐसे ही H2 का और हीलियम का देखो कितना ज़्यादा है। X गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। जैसे जैसे हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे हेनरीज लॉ की वैल्यू
कम होती जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होगी तो 35, अगर ये कम हो रही है तो भाई 140। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्वेंट। और इसी की वजह से अब हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, किस में यूज़ होता है? हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी होती हैं उनके प्रेपरेशन में। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो, हमारी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं बहुत हाई प्रेशर पे उनको बंद किया जाता है, जिसकी वजह से, और उसमें क्या होती है? CO2 गैस, और जिसकी वजह से जैसे ही हम उसको खोलते हैं क्या निकलती है? भयंकर गैस निकलती है। कभी उसको शेक करके और खोलना, एक नॉर्मल अपन खोलते हैं, कभी उसको शेक करके फिर खोलना, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, बिल्कुल ब्लास्ट होने की कगार पे होती है। ये हुई इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखो क्या है, इन द डीप सी डाइविंग। जो स्कूबा डाइवर्स हमारे जाते हैं डीप सी में, वहाँ क्या होता है? हेनरीज लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड एंड प्रेशर। जब स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, इनसाइड होते हैं पानी के, तब वहाँ क्या होती है? ज़्यादा नाइट्रोजन होती है अदर गैसेस के अलावा। आर ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी टिश्यूज। क्यों? देखो, जैसे हमारी बॉडी टिश्यूज में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट पे क्या हो जाती है? ऑब्जर्व हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग अंडर वाटर प्रेशर। क्योंकि पानी में क्या होता है, नीचे चलते जाओगे तो प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, कभी जाके देखना पता चल जाएगा। When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases। देखो, कभी हम स्विमिंग करते हैं तो कभी जैसे बाहर आते हैं ना, उसमें मतलब स्विमिंग करके, तो हमारी बॉडी कैसे लगती है? ऐसे निकल ही नहीं पाती, ऐसे इतनी भारी भारी ना हम चल पाते हैं, एक कदम चलना भी बहुत भारी सा फील होता है। किस लिए भाई? प्रेशर इफेक्ट होता है वहाँ। डाउन द क्या होता है? वाटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। अब आगे क्या बात है? दिस रिड्यूस प्रेशर रिलीज द डिजॉल्व गैस प्रेजेंट इन ब्लड एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अब क्या होता है, कभी कभार इसकी वजह से हमारे जो ब्लड के अंदर अब बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब तो प्रेशर जैसे ही चेंज हुआ तो अब वो फटाफट से गैस कैसे निकलेगी? अपन तो सिर्फ ऊपर क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, वो डाइविंग कर रहे हैं नीचे जाके, कितनी देर पानी में रह के आए, उनकी बॉडी टिश्यूज ने गैस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब जैसे ही वो क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, वैसे ही उनके हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। दिस क्रिएट्स अ पेनफुल कंडीशन बाय ब्लॉकिंग कैपिलरीज नोन एज बैंड्स। अब उसकी वजह से क्या होता है? बबल्स क्रिएट हो गए। जैसे मान लो तुम्हारी ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है, ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भाई कोई बबल हो गया, अब इसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से तुम्हें बहुत पेन होगा। टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड, the tanks are used by scuba divers are filled with diluted helium, nitrogen and oxygen। अब इस चीज़ के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलेंडर का यूज़ करते हैं, और सिलेंडर में क्या भर देते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से प्रेशर बॉडी का मेंटेन रहेगा और क्या होगा? स्कूबा डाइवर्स को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। अगली एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एट हाई एल्टीट्यूड the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level। देखो, जैसे हमारा स्टेट है लद्दाख में भाई इतना हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे क्या है भाई? प्रेशर ग्राउंड लेवल की कंपैरिजन में क्या है? कम है, ऑक्सीजन वहाँ कम होती है, कभी जाके देखना। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। वहाँ क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन को तो क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए। अब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होता है भाई? वहाँ के जो लोग होते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले, उनके अंदर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है भाई? लो होती है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंब्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड
देखो वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे आपको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखो बॉडी में आपने ऑक्सीजन ली यहाँ से, अब ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है अभी तो आपके नीचे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी इजीली पास, लेकिन ब्रेन में पहुँचने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ऑक्सीजन का वहाँ प्रेशर होता है बहुत लो। इसकी वजह से भाई क्या होता है, मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होना शुरू होती है और इसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ब्लड प्रेशर और क्या होता है, देखो वीक एंड अनेबल टू थिंक, ये सारी बीमारियां होती हैं वहाँ पे। ब्लड प्रेशर भी होता है क्योंकि भाई इजीली नहीं है ना किसी भी आप ब्लड फ्लो को, तो वहाँ क्या होगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और मेमोरी लॉस की। ये हुई हमारी हेनरियस लॉस की सारी एप्लीकेशन खत्म और हमारा चैप्टर सोल्यूशन भी खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।